जी, अस्सलाम वालेकुम. Hope everyone is doing well. आज we're going to talk about an important tort, which is called private nuisance. So in the last few classes, we were talking about a tort that is called occupiers liability, and the purpose of that tort was to protect visitors um, and unlawful visitors from personal injuries and damage to property जैसे ही वो किसी premises के अंदर आते. So मैंने again initially कुछ lectures के अंदर इस बात के ऊपर emphasis किया था कि the job of every tort, हर tort का एक purpose है. हर tort किसी wrong से आपको बचा रहा होता है और फिर बचाता है and फिर उसके लिए remedy भी देता है आपको. So जैसे occupiers liability था, उसके अंदर lawful visitors and unlawful visitors दोनों को एक प्रोटेक्शन अवेलेबल थी कि जैसे ही एक विजिटर या नॉन विजिटर आएगा, अगर वो एक सर्टेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर देता है और अगर जो ऑक्यूपायर है उसने अपनी ड्यूटी ब्रीच कर दी होती है, तो फिर उस विजिटर को रेमेडीज मिल जाती है, जिसके अंदर मेन रेमेडी डैमेजेस की है. However, ऑक्यूपायर सर्टेन सिचुएशंस के अंदर डिफेंसेस भी ले सकता है और उसकी भी हमने बात की. आज जो प्राइमरीली बात की जा रही है वो है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस. Now, the word nuisance means interference with someone's right, interference with someone's enjoyment of their land is primarily nuisance. इसको और जरा इजी लफ्जों के अंदर मैं डालूं तो न्यूसेंस वो टॉट है जो प्रोटेक्ट करता है लोगों को उनकी लैंड को एंजॉय करने का राइट अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लैंड, आई हैव माई हाउस, and if anyone disturbs or interferes with my enjoyment of land, मेरे उस लैंड को enjoy करने के अंदर अगर कोई भी दखल अंदाजी कर रहा है तो वो न्यूसेंस कहलाती है. न्यूसेंस दो किस्म की होती है. there's a private nuisance and then there's a public nuisance. we're not concerned about public nuisance in our exam. होता क्या है पब्लिक न्यूसेंस? जैसे बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा जब स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं, एज सुन एज स्कूल 2 बजे बंद होता है, छुट्टी होती है, बच्चे बाहर आते, ट्रैफिक जाम हो जाता है एंड देन यू आर लेट बिकॉज ऑफ दैट ट्रैफिक जाम. मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज इसी तरह होते. सो वो एक पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस कमिट टॉट कमिट हो रहा होता है कि जो आपके इंजॉयमेंट है ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज, जैसे रोड हो गया, उसको अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वो पब्लिक न्यूसेंस बन जाता है. we're not concerned about that. What we are concerned about is private nuisance. वो disturbance जो प्राइवेट नेचर की, आपकी घर की, आपके प्राइवेट लैंड के ऊपर, आपकी प्राइवेट लैंड की इंजॉयमेंट को कोई खराब कर रहा है. मैं इसकी प्राइमरीली कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि एक आपको पर्सपेक्टिव मिल जाए कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट. नाउ इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस, one of the important example that I can give is that my neighbor uh, keeps on playing loud music late at night, which disturbs me in terms of me and my family not being able to sleep. Now, this is our enjoyment of land that we should be able to enjoy and enjoy our land in the fullest way. For example, वहाँ मैं सोऊं, आराम करूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, ये सब मेरे लैंड के इंजॉयमेंट्स हैं. मैं अपने लैंड को इंजॉय करूं जहाँ पे खुला सांस मुझे आए, मुझे स्मेल ना आए बहुत सारी, ये मेरे लैंड के राइट्स हैं. सो उस लैंड के राइट को, क्या आपका उस लैंड को इंजॉय करने के राइट को अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो न्यूसेंस का टॉट का केस आ जाता है. आपके सामने जो प्रॉब्लम क्वेश्चन जनरली आएंगे वो इसी बेसिस पे आएंगे कि एक बंदा है जो एक प्रेमिसेस के अंदर रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, और उसके साथ वाला रात रात को जोर जोर से गाने बजाता है या ऐसी कोई चीजें बनाता है अपने घर में जिससे स्मेल सारी साथ वाले के घर में आती है और वो अनबेरेबल हो जाती है. या साथ वाले के घर से ऐसी वो वहां पे एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने घर में जिससे आपके घर के अंदर फिजिकल डैमेज टू प्रॉपर्टी हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के अंदर दीवारों पे क्रैक्स आ रहे हैं, ये भी न्यूसेंस का टॉट है. So, in terms of private nuisance, the definition is extremely important,
and the definition is by the author, the one who wrote a book on tort law. Um, he defines uh, he defines private nuisance as that private nuisance is an unlawful interference with the person's use or enjoyment of land, or some right over it, or in connection with it. So or some right over it, or in connection with it. इसको आप छोड़ दें क्योंकि ये आपको भी थोड़ी सी बात टेक्निकल लगेगी, बट इट्स वेरी सिंपल कि जो प्राइवेट न्यूसेंस है वो है कि अनलॉफुली विदाउट एनी लॉफुल रीजन कोई आपके enjoyment of land को इंटरफेयर कर रहा है. नाउ कुछ चीजें इस डेफिनेशन के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डेफिनेशन इटसेल्फ lays down the requirements of what has to be committed in order for a cause of action to arise under a private nuisance. क्या चीजें वो essential criteria है जो satisfy करना पड़ेगा. मैं आपके लिए लिस्ट डाउन इसको करता हूँ. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि वो जो हरकत हो रही हो वो अनलॉफुल हो. जैसे लाउड म्यूजिक हो तो वो अनलॉफुल होना चाहिए, तभी जाके प्राइवेट न्यूसेंस का केस आएगा. अगर साथ घर पे कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अनलॉफुली हो रही हो, तभी जाके प्राइवेट न्यूसेंस का केस आएगा. अनलॉफुली का मतलब क्या है? अनलॉफुल के लिए दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल हम करेंगे वो है अनरीजनेबल. एनीथिंग दैट इज अनरीजनेबल इज अनलॉफुल. फॉर एग्जाम्पल, दोपहर के टाइम पे अगर लाउड म्यूजिक लगा हो तो उसको मैं अनरीजनेबल नहीं कहूंगा, तो उसको मैं अनलॉफुल भी नहीं कहूंगा. और इसी तरह वही म्यूजिक रात के 2 बजे अगर जोर से लगा हुआ है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अनरीजनेबल, हेंस अनलॉफुल. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट इट मस्ट बी अनलॉफुल, इट मस्ट बी अनरीजनेबल. और दूसरा, इंटरफेरेंस होनी चाहिए. इंटरफेरेंस से मुराद है डिस्टर्बेंस होनी चाहिए कोई. इंटरफेरेंस क्या क्या हो सकती है, व्हाट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस, तो वो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन की हुई है. ओल्ड बिल्डिंग्स फॉलिंग इनटू नेबर्स लैंड इज एन इंटरफेरेंस. न्यूसेंस बाय फ्लडिंग, फ्लडिंग किसी की वजह से आपके घर के अंदर पानी आ गया, वो भी इंटरफेरेंस है. नॉक्शियस फ्यूम्स, डेंजरस स्मोक आपके घर के अंदर आ रहा है, इट्स एन इंटरफेरेंस. फिजिकल ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय न्यूसेंस, ये भी इंक्रोच. फॉर एग्जांपल, कोई चीज आपके कोई साथ वाले के घर में दरख्त लटक के आपके घर के अंदर अंदर आ रहा है, सो वो भी इंटरफेरेंस है. जैसे इंक्रोचमेंट बाय ब्रांच ट्रीज की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी इंक्रोचमेंट है. बहुत ज्यादा नॉइज भी इंटरफेरेंस है. फ्यूम्स, हीट, डस्ट, ये सारी चीजें भी इंटरफेरेंस कहलाएंगी. इसके अलावा बाहर से या साथ से क्रिकेट बॉल आपके घर में उड़ के आ रहा है, वो भी इंटरफेरेंस है. इमोशनल डिस्टर्बेंस फ्रॉम ब्रॉथल, फॉर एग्जांपल आपके घर के साथ कोई बंदा ब्रॉथल चला रहा है. ब्रॉथल जिसको नहीं पता, इट्स बेसिकली आपके घर के साथ कोई प्रोस्टिट्यूशन सेंटर चला रहा है और वहां पे लोग आते हैं. सो ये आपके लिए अगर इमोशनली डिस्टर्ब करता है आपको कि यार मेरे घर के साथ देखो क्या चीजें हो रही है, क्या हरकतें हो रही है, लोग क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंजॉयमेंट ऑफ लैंड के ऊपर इंटरफेरेंस. स्मेल बहुत ज्यादा है, वो भी इंटरफेरेंस है. सो ये आपके लिए एक लिस्ट डाउन मैंने चीज की भी है. इंटरफेरेंस 3 किस्म की होती है. फिजिकल इंजरी टू लैंड, कि अगर आपकी लैंड, आपका जो दीवार है उसमें लेट्स सपोज क्रैक्स आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है जिससे आपकी लैंड खराब हो रहा है, फ्यूम्स आके आपके घर का जो बाहर का पेंट है वो खराब कर रहा है, ये सारी चीजें फिजिकल इंजरी टू लैंड है. दूसरा, इंक्रोचमेंट. इंक्रोचमेंट का मतलब है दरख्त साथ वाले की प्रेमिसेस से आपकी घर की दीवार के ऊपर लटक रहा है या उग के आपके घर के अंदर आ रहा है, वो इंक्रोचमेंट है. वो उसका राइट नहीं है, वो आपकी लैंड के अंदर आ रहा है, वो भी इंटरफेरेंस है. और दूसरा, सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस विद एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, जहां एंजॉयमेंट ऑफ लैंड खराब हो रहा हो वो भी इंटरफेरेंस है. उसकी एग्जांपल नॉइज, डस्ट, क्रिकेट बॉल्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्मेल, ये सारी चीजें सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस है विद एंजॉयमेंट ऑफ लैंड. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब हम इस डेफिनेशन की बात करें, सो प्राइवेट न्यूसेंस अनरीजनेबल होना चाहिए. वो हरकत इंटरफेयर कर रही हो. It must be unlawful, and then there must be interference. Interference क्या क्या होती है वो मैंने बता दी है. 3 किस्म की इंटरफेरेंस होती है. फिजिकल इंजरी टू लैंड, इंक्रोचमेंट एंड सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस विद एंजॉयमेंट ऑफ लैंड. ये 3 किस्म की इंटरफेरेंस में से कोई भी चीज आपके पास प्रॉब्लम क्वेश्चन में आ सकती है. और दूसरा, एंजॉयमेंट ऑफ लैंड आपका वो चीज खराब कर रही हो. सो 2 चीजें आपने प्रूव करनी है, अनरीजनेबल होना चाहिए और इंटरफेरेंस होनी चाहिए. और ऑब्वियसली वो आपकी एंजॉयमेंट ऑफ लैंड को खराब कर रही होगी. सो देयर ओनली 2 रिक्वायरमेंट्स. जब भी प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपने हु कैन सू, हु कैन बी सूड, ये 2 बातें तो करनी है कि सू कर कौन सकता है,
केस लेके कौन आएगा और किसके खिलाफ केस लेके आने। क्या वो बंदा जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसको उसके खिलाफ केस लेके आने, जिसका घर है उसके ऊपर केस लेके आने, या जो उस घर का मालिक मकान है उसके ऊपर केस लेके आने। सो देयर आर 3 सर्कमस्टांसेस कि किसको सू किया जाएगा और सू करेगा कौन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो इन योर प्रॉब्लम क्वेश्चन, एज सून एज यू गिव द डेफिनेशन ऑफ व्हाट प्राइवेट न्यूसेंस इज, यू डिस्कस कि सू, ये जो लड़की है लड़का है जो डिस्टर्ब हो रहा था वो क्या सू कर सकता है, वो भी मैं आपको उसका कानून बताऊंगा। और क्या सू किसको किया जाएगा, जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, जिसका घर था, या उस घर का मालिक मकान। जब आपने ये हु कैन सू हु कैन बी सूड की डिस्कशन कर दी, तो फिर आप चले जाओगे एलिमेंट्स ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि अब केस लाने के लिए क्या प्रूफ करने, दो चीजें प्रूफ करनी, एक इंटरफेरेंस होनी चाहिए विद यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड। वो इंटरफेरेंस 3 किस्म की आपके सामने लिखी है यहाँ पे, फिजिकल इंजरी टू लैंड, इंक्रोचमेंट और सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस। और दूसरी चीज वो अनरीजनेबल होनी चाहिए। अनरीजनेबल जो चीज होती है उसको कुछ फैक्टर्स उसके लिए हम देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट इन अ व्हाइल। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि सू कर कौन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कानून वक्त के साथ साथ चेंज हुआ है। इनिशियली इन 1907 the case of Bland versus Mosley, sorry, the case of Malone versus Lasky, इसके अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये डिस्कस किया कि सू वही कर सकता है जो उस घर का, उस लैंड का के अंदर इंटरेस्ट रखता हो। इंटरेस्ट रखने से मुराद ये है कि वो ओनर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर है, मैं उसका ओनर हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा उसके अंदर उसके अंदर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट का मतलब ये होता है माली तौर पे उसका ओनर कौन है। सो अगर मेरा प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, इफ आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, चाहे रेंट पे अगर मैं रह रहा हूँ तो भी मेरा प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है। एनी वन इंटरेस्ट दो किस्म के होते हैं, एक कि जब आप उस घर को ओन करते हो तब भी आपका इंटरेस्ट होता है उसके अंदर, और दूसरा जब आप उसको लीज करते हो। लीज रेंट को कहते हैं। 1 साल के लिए वो घर आपके पास है, 2 साल के लिए आपके पास, 10 साल के लिए आपके पास है, 20 साल के पास लिए आपके पास है, यूर अ लीज होल्डर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। दैट मीन्स you have a proprietary interest in that property. So anyone who's the owner or who's living on a rent, on a lease, can bring a case in nuisance. For example, मेरा घर है, I'm the owner, and उस घर के अंदर मैं रह नहीं रहा, पर मेरी बीवी रह रही है, लेट्स सपोज, और वहां पे न्यूसेंस क्रिएट हो रही है और मेरी बीवी को बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। माई वाइफ कैन नॉट ब्रिंग अ केस under nuisance because she does not have a proprietary interest. She's not the owner of that property. I would have to bring the case. और अगर मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो मैं केस भी नहीं लेके जा सकता। सो प्लीज ये आपने बात याद रखनी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के, आई एम दी ओनर, मेरे घर पे कुछ गेस्ट आते और वो जो गेस्ट हैं उन गेस्ट के साथ न्यूसेंस होती है। दे फील इमोशनली डिस्टर्ब फॉर बिकॉज साथ वाला कुछ कर रहा है, या स्मेल या नॉइज से रात को वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। They cannot bring a case under private nuisance. The main reason around that is कि ये जो tort है private nuisance का, it's not a personal tort. पता ये मुझे और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि लैंड का एंजॉयमेंट खराब ना हो। सो इसीलिए जो उसका ओनर है, जो उसके अंदर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट रखता है, सिर्फ वही केस लेके आ सकता है। सो द लॉ वाज stated in Malone versus Lasky in 1907 that anyone who has a proprietary interest in the property can only bring a case. Anyone other than that person can never bring a case. However, Khorasanjan versus Bush is a very different case, perhaps. 1993 के अंदर जो कोर्ट ऑफ अपील है उसने ये चीज को डिस्कस किया और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी यही बात की कि anyone who does not have a proprietary interest can also bring a case under nuisance as long as they're getting affected by it. और इसके अंदर द केस ऑफ खोरसांजन वर्सेस बुश में जो कोर्ट ऑफ अपील है उसने मदरवेल वर्सेस मदरवेल को फॉलो किया। दिस केस ऑफ दिस वाज अ कैनेडियन केस, क्या कनाडा का सुप्रीम कोर्ट का केस था, परसुएसिव प्रेसिडेंट था, उसको फॉलो किया।
एंड दे डिसाइडेड कि मेरे दिमाग में ये बात नहीं बैठती कि क्यों जो बंदा डिस्टर्ब हो रहा है वो केस नहीं लेके आ सकता। और ये आप अगर यहाँ से रीड करेंगे, टू माई माइंड इट्स रिडिकुलस इफ इन दिस प्रेजेंट एज ऑफ लॉ वगैरह वगैरह। सो कानून चेंज करके उन्होंने कहा कि हर बंदा केस लेके आ सकता है, एज लॉन्ग एज आप उस चीज से अफेक्ट हो रहे हो, आप उस घर में रह रहे हो, आप केस लेके आ सकते हो। इस केस के फैक्ट्स इस तरह के थे कि एक लड़की और माँ अपने घर पे रहती थी, माँ वॉज दी ओनर, एंड जो लड़की थी वो ऑब्वियसली अपनी माँ के साथ रह रही थी। इसको हरासमेंट कॉल्स आती थी और बार बार जो डिफेंडेंट था वो इनको कॉल्स किया करता था। Now because of these calls, जो लड़की है उसके साथ इंटरफेरेंस हो रही है, उसको इंटरफेरेंस फील हो रही है, उसका एंजॉयमेंट ऑफ लैंड खराब हो रहा है। सो व्हाट शी डिड वाज शी ट्राइड टू bring a case under private nuisance. Initially the courts declined because जो private nuisance का केस है वो सिर्फ proprietary interest वाला बंदा लेके आ सकता है जो ओनर है। But however, because ये लड़की वर्दी थी और सिर्फ इस लड़की को ये ये चीज देने के लिए इन्होंने प्राइवेट न्यूसेंस की के अंदर ये कानून को थोड़ा सा चेंज कर दिया और उनको कहा कि आप केस लेके आ सकते हो। सो ये बड़ा एक डिफरेंट सा केस है, however इसको चेंज कर दिया गया। The law was changed in Khorasanjan versus Bush. Malone versus Lasky की प्लीज आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है बिकॉज इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है और उसके अंदर भी इन चीज़ों की डिस्कशन करनी पड़ती है। मैं आपके साथ ग्रुप के ऊपर अपने टॉट लॉ के सजेस्टेड आंसर शेयर करूंगा, सॉल्व्ड प्रॉब्लम एंड सॉल्व्ड ऐसे क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ टॉट लॉ। उसको प्लीज देखिएगा, तभी आपको एक आइडिया होगा कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। मैंने ऑक्यूपाइज लायबिलिटी का भी सॉल्व्ड क्वेश्चन एंड आंसर भेज दिया ग्रुप के ऊपर, काइंडली उसको अटेम्प्ट करें और उसको भी सबमिट करें। बाकी आपके हेल्प के लिए सैंपल आंसर्स में भेजूंगा, ऐसे एंड प्रॉब्लम बोथ। सो मलोन वर्सेस लास्की ने कहा जिसका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होगा सिर्फ वही केस लेके आ सकते प्राइवेट न्यूज में। खोरासानजन ने चेंज किया और कहा कि सब लेके आ सकते। हंटर वर्सेस कनेरी वॉफ बिल्कुल 3 साल बाद कोर्ट ऑफ अपील ने वापस से कहा कि नहीं, Khorasanjan was wrongly decided and the case of Malone versus Lasky is correct, and वही कानून कर दिया कि अब वही बंदा केस लेके आ सकता है जो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट रखता है। तो ये सारी डिस्कशन इन ऐसे क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन आपने डायरेक्ट हंटर वर्सेस कैनेरी वॉल्फ का केस बताना है और कहना है कि यू गो विद the rule of Malone versus Lasky, that anyone who has a proprietary interest in the property can bring a case, anyone other than that cannot. इसके अंदर फिर और थोड़ी सी डिस्कशन की जाती है आर्टिकल 8 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ये राइट ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ लैंड है कि मेरा लैंड है मैं उसको ठीक से एंजॉय करूं, दिस इज अ ह्यूमन राइट एंड दिस ह्यूमन राइट comes from Article 8 of the European Convention of Human Rights, जो कहता है राइट टू प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ, और उसके अंदर होम एंड कॉरेस्पॉन्डेंस भी होता है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 8 के जुमरे में आती है। इट्स योर ह्यूमन राइट जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ इसके अंदर खातून वर्सेस यूके, मैकेना वर्सेस ब्रिटिश एल्यूमिनियम एंड डॉब्सन वर्सेस थॉमसन, ये 3 केसेस हैं जिसमें डिस्कशन की गई कि क्या प्राइवेट न्यूसेंस का टॉर्ट यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से कंपैटिबल है। जो आपने ये कानून बनाया कि हर बंदा सिर्फ वही केस लेके जा सकता है जो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट रखता है, जो ओनर है, क्या ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो खैर बाकी सारे केसेस ने कहा कि नो, इट्स नॉट अ ब्रीच ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द लैंड एंड दैट इज व्हाट इट इज प्रोटेक्टिंग। सो हु कैन सू के अंदर आपने ये डिस्कशन करनी है कि हंटर वर्सेस कैनेरी वॉफ का केस लेके आएंगे और कहेंगे अलीना अगर ओनर है तो फिर अलीना केस लेके आ सकते हैं। अलीना इज नॉट द ओनर, अलीना कैन नॉट ब्रिंग अ केस अंडर प्राइवेट न्यूसेंस। आपको ये भी बताया जाएगा प्रॉब्लम क्वेश्चन में कि अलीना के साथ उसका लेट सपोज भाई भी रह रहा है जो कुछ दिनों के लिए आया हुआ है और वो भी बहुत ज्यादा इससे डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपने बताना है कि सॉरी उसका भाई केस नहीं लेके आ सकता, ओनली अलीना अगर डिस्टर्ब हो रही है तो वो केस लेके आ सकती है। दूसरी जो चीज आपने फिर अपने प्रॉब्लम क्वेश्चन में डिस्कस करनी है ना, आफ्टर सीइंग माय सॉल्व्ड आंसर्स यू you'll have an idea how to do that, वो है कि सू करेंगे किसको। नाउ सबसे आसान तो ये है कि हम सू उसको करें जो एक्चुअली ये काम कर रहा था, गलत काम कर रहा था जिससे दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल द वन हु क्रिएट्स द न्यूसेंस, उसी को सू करें। जनरली प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपके पास इसी तरह के सिनेरियो आएगा कि उसी बंदे को सू करना पड़ेगा हमें जो बंदा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था। सो जो बंदा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसको तो डेफिनेटली सू किया जा सकता है, बट और भी लोगों को सू किया जा सकता है इफ यू वांट मोर मनी।
समटाइम्स जो बंदा न्यूसेंस क्रिएट करता है वो भाग जाता है न्यूसेंस क्रिएट करके, और जिसके घर पे न्यूसेंस क्रिएट हो रही हो, एग्जांपल के साथ मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि मेरा घर है जिसके अंदर कुछ लोग आते हैं गेस्ट्स, और वो कुछ न्यूसेंस क्रिएट करके चले जाते हैं। आई एम द ओनर एंड दे वर द वन हु क्रिएटेड द न्यूसेंस। फॉर एग्जांपल उन्होंने जो घर की पाइप्स होती, सैनिटरी पाइप्स, उसको चेंज करते हैं, मेडल करते हैं, जिससे सारी चीज जो लेट्स सपोज पानी है मेरे लैंड का, वो आपके लैंड के अंदर जा रहे हैं, बीनीथ योर लैंड, जो आपके लैंड को अंदर से फिजिकली डैमेज कर रहा है ना, ऊपर देखने में नजर नहीं आ रहा। और वो जो बंदा जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, वो न्यूसेंस क्रिएट करके चला गया है। अब आप उसको सू नहीं कर सकते बिकॉज ही इज नो वे टू बी फाउंड। बट मैं उसी लैंड के ऊपर हूँ एंड आई एम द ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड। ठीक है, मैं उसका ओनर भी हो सकता हूँ, मैं उसका ऑक्यूपायर भी हो सकता हूँ। आप मेरे खिलाफ केस लेके आ सकते हो अगर एंड ओनली इफ कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ की सेटिस्फाई होंगी। अगर मुझे पता था कि वो न्यूसेंस हो रही थी और मैंने स्टेप नहीं लिया उसको ठीक करने के लिए, तो आप मुझे सू कर सकते हो। अगर मुझे पता था कि न्यूसेंस हो रही है और मैं उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, मैं कहता हूँ कि अच्छा ये तो अच्छा हो गया कि वो नालियां उसने उस तरफ कर दी, वरना तो ये सारा पानी हमारी तरफ आ रहा था, तो ये तो अपने फायदे के लिए मैं उसको यूज कर लेता हूँ। सो इफ एनी ऑफ दीज टू कंडीशंस, अडॉप्टिंग अ न्यूसेंस एंड कंटिन्यूइंग अ न्यूसेंस, अपने फायदे के लिए आप ले लो या जो हो रहा है उसको होने देते हो, तो you can be sued if you're not the one who created the nuisance, but you're the owner or the occupier of that land, you can be sued. So इसको जरा ऊपर से अगर हम देखें, nuisance created by the occupier himself, occupier को भी sue कर सकते हो। However, nuisance अगर occupier की जगह कुछ कोई और लोग आके क्रिएट करें, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या प्रीडिसेसर इन टाइटल। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं कि मैं ओनर हूँ, मैं अपने घर के अंदर कुछ काम करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को बुलाता हूँ, एक बंदे को बुलाता हूँ और उसको कहता हूँ कि जोर जोर से इस दीवार के अंदर जोर जोर से ड्रिल करो। अब वो ड्रिल कर रहा है और ड्रिल से साथ वाले के घर में उसकी दीवार पे आ जाती है दरारें, ये बहुत ज्यादा शोर होता है और मैं उसको रात के 2 बजे कह रहा हूँ कि भाई करते रहो ड्रिल। So you can, obviously the creator of the nuisance is the independent contractor, but you will sue me because I knew कि मैं जो उसको डायरेक्शंस दे रहा हूँ उस डायरेक्शन से ये न्यूसेंस अनअवॉइडेबल है कि क्रिएट होगी, इट विल बी क्रिएटेड। सो जहां आप किसी को कोई काम देते हो या ऑक्यूपायर किसी को कोई काम देता है जहां पे उसके काम उसके डायरेक्शन से न्यूसेंस क्रिएट होगी ही होगी, then the occupier of the land will be sued, not the creator of the nuisance. So is for the predecessor in title। आप ओनर आप हैं, आपसे पहले भी एक ओनर थे जिससे आपने जमीन खरीदी, वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था, आपने उसके बाद जमीन खरीद ली और आपके खरीदने के बाद भी वो न्यूसेंस होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल वो लीकेज ऑफ वाटर जो साथ वाले के प्रेमिसेस में जा रही है, आपको सिर्फ तभी सू किया जाएगा अगर आपने अडॉप्ट किया उसको न्यूसेंस को, या कंटिन्यू किया। अडॉप्ट का मतलब अपने फायदे के लिए रख ली या कंटिन्यू होने दिया कि भाई होता रहे मुझे क्या। सो इन बोथ ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस यू विल बी सूड, नॉट द क्रिएटर ऑफ द न्यूसेंस। इसके बाद कुछ सिचुएशन के अंदर ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड को भी सू कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्या टेनेंट हूँ, मेरे पास एक लीज एक प्रॉपर्टी की जिसमें मैं लेट सपोज एक ब्रॉथल चला रहा हूँ, प्रोस्टिट्यूशन सेंटर चला रहा हूँ। मेरे साथ वाले डिस्टर्ब होते हैं, मेरे खिलाफ केस लेके आते, दे कैन, बट दे कैन ऑल्सो ब्रिंग अ केस अगेंस्ट माई ओनर। मैं तो क्योंकि टेनेंट हूँ, जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड को वो इसलिए सू करते हैं कि भाई तुमने ये होने कैसे दिया अपनी प्रेमिसेस के, तुमने अपने टेनेंट को अलाउ कैसे किया ये करने के लिए, तो तुम्हें भी सू किया जाएगा। जनरल रूल तो ये है कि ऑक्यूपायर का जो लैंडलॉर्ड है उसको सू नहीं किया जाता, पर उसको सू सिर्फ तब किया जाएगा जब उसको इस बात का इस बात की नॉलेज है कि उसकी प्रेमिसेस में उसके घर में ये हरकतें हो रही हैं और वो कोई स्टेप नहीं लेता, देन यू कैन सू द ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड। या एग्जांपल मैं आपको देता हूँ टिटी वर्सेस चिटी की। इन द केस ऑफ टिटली वर्सेस चिटी, जो ऑक्यूपायर का लैंडलॉर्ड था वो एक काउंसिल था, जो वहां का टाउन काउंसिल था। जो आपका टाउन काउंसिल था उसने इजाजत दे दी एक गो कार्टिंग कंपनी को कि आ जाए, इस जगह को आपको हम रेंट पे देते हैं और आप गो कार्टिंग स्टार्ट करें यहाँ पे। जब गो कार्टिंग कंपनी ने गो कार्टिंग स्टार्ट कर ली और साथ जो नेबर्स थे दे वर ऑब्वियसली वेरी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द शोर हर रोज जो होता था,
क्योंकि वो रेजिडेंशियल इलाका है, तो दे कैन डेफिनेटली सू द go kart company, but they can also bring a case against the occupier of the land कि भाई तुम्हें पता है कि तुम किसी को गो कार्टिंग चलाने के लिए इजाजत दे रहे हो और उससे न्यूसेंस होगा ही होगा, अनअवॉइडेबल है, बट यू स्टिल गिविंग देम परमिशन टू डू दैट. दैट मीन्स आप उस सिचुएशन के अंदर ऑक्यूपायर ऑफ द लैंडलॉर्ड को भी सू कर सकते हो. इसका टेस्ट बड़ा सिंपल है. अगर ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड ने इजाजत दी है किसी टेनेंट को रहने की और कुछ काम करने की, और उस काम से फॉर श्योर न्यूसेंस क्रिएट होगा, तो यू विल ब्रिंग अ केस अगेंस्ट द ऑक्यूपाइज लैंडलॉर्ड. एक और एग्जांपल दे देता हूँ, द केस ऑफ लिपर्ट वर्सेस साउथ ग्लोस्टरशायर. यहाँ पे कुछ हिपीज थे, जिप्सीज और हिपीज, नशे के लिए और अब बस आके बैठ जाते थे. तो उन्होंने, जो टाउन काउंसिल है, who were basically the owners of the land, उनके एक खाली जगह पे ये हिपीज आके बैठ गए, अपना टेंट शेंट लगाए, जोर जोर से म्यूजिक लगाते थे, नशे करते थे, और नेबर साथ वाले डिस्टर्ब हो रहे थे. नाउ द ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड व्हिच वाज द काउंसिल, दे वर अवेयर कि ये हरकत हो रही है, बट उन्होंने उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया. तो इन दैट केस अगेंस्ट, अगेन यू कैन सू द ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड. ठीक है जी. सो ये हमारा कानून है हु कैन सू हु कैन बी सूट के हिसाब से. एंड वंस यू हैव डन दैट एंड डिस्कस दैट इन योर क्वेश्चन, यू मूव ऑन टू द एलिमेंट्स ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. और अब आपने सेटिस्फाई करना है कि क्या कोई इंटरफेरेंस हुई और क्या वो इंटरफेरेंस अनरीजनेबल थी या नहीं थी. इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस, मैंने बताया दो किस्म की इंटरफेरेंस होती है, तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इंटरफेरेंस इज नॉट प्राइवेट न्यूसेंस. डायरेक्ट इंटरफेरेंस का मतलब होता है कोई चीज डायरेक्टली आपके घर के अंदर आ गई, जैसे मेरा कुत्ता आपके घर के अंदर आ जाता है, वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, वो ट्रेसपास टू लैंड का केस बनता है. ऑल डायरेक्ट इंटरफेरेंसेस आर ट्रेसपास टू लैंड. डायरेक्ट इंटरफेरेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेसपास टू लैंड का टॉर्ड बैठा हुआ है. इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस, स्मेल, नॉइज, कोई चीज नजर नहीं आ रही है आपको, बट वो हो रहा है, स्मेल, नॉइज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, दीज आर इनडायरेक्ट इंटरफेरेंसेस. प्राइवेट न्यूसेंस इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करता है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस से नहीं. सो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस तीन किस्म के होते हैं: फिजिकल इंजरी टू लैंड, इंक्रोचमेंट, सब्सटैंशियल इंटरफेरेंस. अभी मैंने इन तीनों की आपको बात कर दी. इसके अलावा इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस दो और किस्म के होते हैं, जो यहाँ पे लिखा है, ब्लैंड वर्सेस मोस्टली और हंटर वर्सेस कैनेरी वॉल्फ. दीज टू केसेस आर आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस. लेकिन दोनों केसेस कहते हैं कि अच्छा व्यू ब्लॉक करना किसी का, कि किसी की टेलीविजन रिसेप्शन ब्लॉक करना, या किसी के इंटरनेट कनेक्शन ब्लॉक करना इज नॉट प्राइवेट न्यूसेंस. इट्स नॉट इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस. नाउ दीज केसेस आप देखिए, ब्लैंड वर्सेस मोस्टली 1587 का केस है, और हंटर वर्सेस कैनेरी वॉल्फ 1996-1997 का केस है. उस जमाने के अंदर अगर हम देखें कि इंटरनेट था नहीं उस तरह से जैसे आज अवेलेबल है, और जो टेलीविजन रिसेप्शन है उसकी भी वो इम्पोर्टेंस नहीं थी. आज अगर हम इन दोनों केसेस को आज रिविजिट करें कि क्या आप एक घर बनाते हो और उसके सामने बंदा एक घर बना देता है, या 10 स्टोरी 20 स्टोरी बिल्डिंग बना देता है, जिससे आपके घर के अंदर टीवी रिसेप्शन, मोबाइल सिग्नल्स, इंटरनेट सिग्नल्स आते ही नहीं और आएंगे ही नहीं. Isn't this a disturbance or interference with your enjoyment of land? No, it is. Bland versus Mosley, Hunter versus Canary Wharf कह रहे नहीं है ये दोनों पुराने केसेस हैं. However, कानून यही है कि नहीं है. हंटर वर्सेस कैनेरी वॉर्फ के अंदर जो क्लेमेंट्स थे, दे ब्रॉट अ केस बिकॉज जो टेलीविजन रिसेप्शन था वो बंद हो गया था, बिकॉज इनके घरों के सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग जो टाउन काउंसिल है उसने इजाजत दे दी थी बनाने की, जिससे डिस्टर्बेंस हो रही थी इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन रिसेप्शन. तो जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इन केस के अंदर कहा कि नहीं, अगर किसी को आइडिया है, कैनेरी वॉर्फ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द यूके, और वहाँ पे इन लंदन, और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ से नेबर्स के पास जो टेलीविजन रिसेप्शन है वो रुक जाता है. Now, I personally think this is a disturbance or indirect interference with the enjoyment of land, but these two cases says that it's not. किसी के सामने आपने घर बिल्डिंग बना के उसका व्यू ब्लॉक कर दिया है, ये भी मेरे ख्याल से indirect interference with the enjoyment of land, but Bland versus Mosley said sorry it's not. So ये दोनों केसेस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्राइमरीली क्या जो कानून है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस, इज इट वेल डिफाइंड,
क्या वो राइट्स को ठीक से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या आज की सेंचुरी के अंदर वो रेलेवेंट है। मेरे ख्याल से ये दोनों केसेस को रिविजिट करना बड़ा ज़रूरी है, और इन दोनों केसेस को अगर आज कोर्ट में आप लेके जाओ तो शायद डिफरेंट डिसीजन आ जाए। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम अनरीजनेबलनेस, जो ये कुछ फैक्टर्स हैं which makes that interference unreasonable. For example, अगर मैं बात करूं in terms of duration and frequency, अगर गाना कोई बजा रहा है अपने घर में तो वो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस जरूर है, बट अगर वो सही टाइम पे बजा रहा है, ये एक नॉर्मल वॉल्यूम पे बजा रहा है, तो दैट्स नॉट एन अनलॉफुल और अनरीजनेबल इंटरफेरेंस। द इंटरफेरेंस हैज टू बी अनरीजनेबल। वो तभी होगी जब वो रात के 2 बजे हो रहा होगा, उसकी ड्यूरेशन या फ्रिक्वेंसी उस तरह की है, बार बार हो रहा है, तो वो अनरीजनेबल है। आप जो बंदा क्लेम लेके आया वो एबनॉर्मली सेंसिटिव नहीं है। अगर आप एबनॉर्मली सेंसिटिव, आपको हल्की सी अगर सुई गिर जाए, आपको आवाज से नींद टूट जाती है, दैट इज नॉट अनरीजनेबल इंटरफेरेंस, दैट इज इंटरफेरेंस, बट इट्स नॉट अनलॉफुल, इट्स नॉट अनरीजनेबल, क्योंकि उसने सिर्फ सुई गिराई है। तो इन सब फैक्टर्स को देख के हम डिसाइड करते कि क्या वो इंटरफेरेंस रीजनेबल थी, अनरीजनेबल थी। इंशाल्लाह हम कल इसके ऊपर बात करेंगे, एंड देन वी आल्सो गोना start looking at the problem in essay question on this. I'm going to send all the suggested answers for tort law. Please have a look at that. I'll see you all tomorrow in the next class.